Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज आपका 10th SST हिंदी मीडियम के अंदर 27 नवंबर 2020 के लिए टॉपिक रहेगा ब्रिटेन का एकीकरण, मारियान और जर्मेनिया और वियना की संधि। ये आपके इसका मेन टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिटेन का एकीकरण। इसके अंदर हम बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन का एकीकरण है, किस तरीके से मतलब शुरुआत हुई उसकी एकीकरण की, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अपने आप में एक तो वैसे ही एडवांस कंट्री रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, और आर्थिक जो समृद्धि की बात है तो यहाँ जो बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग यहाँ पे लगाए गए, यहाँ सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, तो उसका रिजल्ट्स भी यहाँ पे मिला। औद्योगिकरण की शुरुआत की वजह से बड़ी यहाँ पे एक जो नया मध्यम वर्ग है उसका उद्भव यहाँ पे देखने को मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो एकीकरण है, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ, यहाँ पे उद्योग सबसे पहले लगे, तो मुनाफा यहाँ के निवेशकर्ताओं को मिलता चला गया और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिला, तो आर्थिक समृद्धि हुई, गरीबी कम हुई, जिसकी वजह से इन्होंने नए नए क्षेत्रों को मतलब जीतना शुरू किया, अपने क्षेत्रों में मिलाना शुरू किया। तो ये सारे कार्य जो हैं, ये ब्रिटेन का जो एकीकरण की जो प्रोसेस है, इसमें छोटे छोटे पहले द्वीपों पे बसता था, सब द्वीपों को एक करके और इंग्लैंड को कायम किया गया है। इसमें एक्ट ऑफ यूनियन की संधि हुई है, वो आप इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है संसद की भूमिका। यहाँ पर पहले राजतंत्रात्मक शासन चलता था और राजतंत्र का पूरी तरह से यहाँ पे शासन तंत्र पे पूरी तरह से हावी था, लेकिन जब इसमें बहुत सी कमियां थी, उन सब कमियों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर यहाँ पे संसद का निर्माण किया गया और राजतंत्रिक जो ढांचा है उसको पूरी तरह से तहस नहस करके और यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कायम किया गया है। एक्ट ऑफ यूनियन जो है, वैसे अब भी ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूं मैं कि इंग्लैंड के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अवशेष अब भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के हाथ में जो पावर्स दी गई हैं, वो उस तरह की पावर्स वहां के राजा और रानी के हाथ में दी गई हैं। वहां अब भी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड को और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर मिला लिया गया था। 1707 में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के अंदर, और इन दोनों को मिलाने के बाद इसे यानी इसका रूप जो है, इस क्षेत्र का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इसको एक संगठन के रूप में यहाँ पे विकसित कर दिया गया था और इसका क्षेत्रफल में इजाफा हो गया। यानी पहले जो इंग्लैंड छोटा था, अब उसमें स्कॉटलैंड मिल गया 1707 ईस्वी में, अब इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो गया है। अब इसके बाद में 1801 ईस्वी के अंदर आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम में जोर जबरदस्ती विलय किया गया। आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग निवास करते थे, यानी ईसाई समुदाय का जो एक होता है कैथोलिक समुदाय, एक होता है प्रोटेस्टेंट जो समुदाय होता है, ये दो वर्ग होते हैं। तो इसमें जो एक वर्ग है प्रोटेस्टेंट, वो वहां पर अक्सर नाराज रहते थे, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इंग्लैंड के लोगों ने या फिर ग्रेट ब्रिटेन के जो लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट वर्ग का, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके, वो अपनी बात रख सकें, और इस तरीके से आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के अंदर जोर जबरदस्ती 1801 के अंदर मिला लिया गया। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ पर यूनियन जैक यहाँ के राष्ट्रीय झंडे का नाम है और यहाँ का राष्ट्रीय गान है गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए गए हैं और यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र और एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है, और इस तरह से जो ब्रिटेन का एकीकरण है वो पूरा होता है। 1801 के अंदर इसके अंदर आयरलैंड को मिलाने के बाद ये ग्रेट ब्रिटेन अपने पूरे स्वरूप में आ जाता है, जैसा कि आज के समय में है। इसके बाद टॉपिक नंबर सेकंड, मारियान और जर्मेनिया को पढ़ेंगे। मारियान वैसे फ्रांसीसी
एक महिला रूपक का नाम है, जो एक साधारण महिला होती थी। जर्मेनिया भी एक साधारण महिला होती थी, लेकिन इन महिला रूपकों का इस्तेमाल राष्ट्र के रूप में करने का सिर्फ एक मकसद था कि लोगों को ये समझ में आए कि राष्ट्र को महसूस किया जा सकता है, सिर्फ हम भावनाओं में महसूस कर सकते हैं, वैसे उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता। उसको वास्तविक स्वरूप देने के लिए कहीं लोगों को ये लगे अभी इस राष्ट्र को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो राष्ट्र को देखने के लिए उसको एक प्रतीक का रूप दिया गया है, महिला रूपक का एक प्रतीक दिया है, जिसमें मारियान को लाल टोपी पहने हुए, तिरंगा हाथ में लिए हुए और कलगी उनके सिर पर जो बंधी हुई है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्र को महिला रूपकों के रूप में चित्रित करना यह सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे रहा। मारियान की छवि को उस समय डाक टिकटों पर, सिक्कों पर उकेरा गया, यानी उस पर अंकित किया गया, प्रिंट कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और यहाँ के फ्रांस के अंदर महिला रूपक के तौर पर या महिला राष्ट्र के रूपक के तौर पर मारियान को जाने, यानी राष्ट्र को जाने, यानी राष्ट्र के प्रति राष्ट्र को महसूस करें। स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों के मूर्त रूप प्रदान करने के लिए महिला रूपकों का प्रयोग इस समय पर हुआ। ये तीन तत्व होते हैं किसी भी राष्ट्र के अंदर, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र। इन तीनों विचारों को साकार रूप प्रदान करने के लिए महिला रूपकों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया गया। स्वतंत्रता का जो प्रतीक है लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर के रूप में इस्तेमाल किया गया। लाल टोपी मजदूरों का नेतृत्व करते हुए कायम की गई थी, जिसमें शोषण को दरकिनार करते हुए आजादी का एहसास करने के लिए लाल टोपी का संगठन बनाया गया था। ये ट्रेड यूनियन ने भी इस तरह की टोपी को धारण किया था। रशियन क्रांति के अंदर भी लाल टोपी इस क्रांति का कारण यानी स्वतंत्रता का प्रतीक बनी थी। टूटी हुई जंजीर भी एक तरह से उन बाध्यताओं से अपने आप को आजादी दिलाना, ये इसका प्रतीक होती थी। न्याय को एक महिला के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथ में तराजू ली हुई है, जो कि न्याय करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पट्टी वह हाथ में तराजू है। फ्रांस के अंदर जो मारियान की मूर्तियां हैं वो सार्वजनिक पार्कों में लगाई गई थी, ताकि सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई, ताकि आते जाते हुए लोग या वहां पे रुक करके उसे देख सकें, लोग समझ सके, राष्ट्र के रूपक को जान सकें, ताकि लोग ये महसूस करें कि हमारा राष्ट्र भी एक साकार रूप प्रदान कर चुका है। जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र का रूपक माना जाता है, और जर्मन जो कि बलूत वृक्ष का एक मुकुट पहनती थी, यानी ऐसे मुकुट पहने हुए उसको दिखाया गया है। बलूत वृक्ष जो कि जर्मन भाषा के अंदर या जर्मन देश के अंदर बलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक होता है। और इस प्रकार इन दोनों राष्ट्रीय रूपकों का इस्तेमाल देश के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना लाने के लिए, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए और अपने राष्ट्र को मजबूती देने के लिए किया गया था। ये चित्रकारों के द्वारा किया गया काम था, और इसमें सिर्फ चित्रकारों की भूमिका नहीं आ जाती है, इसमें कहीं ना कहीं साहित्यकार, लेखकों ने भी अपना योगदान दिया है। वियना की संधि, इसके बाद थर्ड टॉपिक है वियना सम्मेलन या वियना संधि, कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना। ये इसके अंदर सारे बदलावों को खत्म करना। इस समय जैसे नेपोलियन की हार हो चुकी थी, तो नेपोलियन की हार के बाद में नेपोलियन ने जितने भी क्षेत्र जीते हुए थे वो सारे जीते हुए क्षेत्र उसको वापस लौटाने थे। ये सबसे पहला बदलाव हुआ था कि जो भी चेंजमेंट किया गया था नेपोलियन के समय के दौरान, फ्रांस ने अपनी सीमाओं को बढ़ाकर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहां तक कि इटली, सार्डिनिया, पीडमंट, ये सारा इलाका इसने कब्जा लिया था। तो सारे क्षेत्र को धीरे धीरे करके इसको आजाद किया गया। जो नियम बनाए गए थे उन सबको चेंज कर दिया गया। बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, क्योंकि यह राजवंश अक्सर यहां पर अभिजात वर्ग से बिलोंग करता है, बहुत लंबे समय से शासन कर रहा था। तो इस बूर्बो राजवंश को फिर दोबारा से सत्ता प्रदान की गई। जीते हुए क्षेत्र खो दिए, जो जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस उन्हीं क्षेत्रों को लौटा दिए गए। इस दौरान क्या क्या बदलाव हुआ, जैसे सार्डिनिया, पीडमंट को कुछ क्षेत्र जो है उत्तरी इटली का कुछ क्षेत्र उसको दे दिया गया, और इसमें नीदरलैंड्स और बेल्जियम ये अलग अलग उसके अंदर से राज्य बना दिए गए, यानी नीदरलैंड स्वतंत्र हो गया, कुछ समय के लिए बेल्जियम उसी का हिस्सा बना रहा। कई राज्य कायम हुए, इसके अंदर छोटे छोटे राज्य ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है और ये इटली है, ये सभी प्रसा के नाम से भी एक राज्य यहां पर कायम किया गया। प्रसा को उसकी सीमाओं पर महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए, यानी प्रसा की सीमाओं के साथ साथ वाले क्षेत्र उसके अंदर मिला दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो पास में दो अलग अलग राज्य हैं, तो ऑस्ट्रिया के अंदर इटली का कुछ हिस्सा उसमें मिला दिया गया। 39 राज्यों का महासंघ जो यानी नेपोलियन के समय पर बनाया गया था, उस महासंघ को अब तक भी बरकरार रखा गया।
इस प्रकार ये आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के एकीकरण को आप समझ सकते हैं। पहले पॉइंट में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, लोग समृद्ध हो गए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। संसद की भूमिका के अंदर, संसद यहां पे पहले संसद को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जब तक राजतंत्र था, लेकिन जब राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक दिया गया तो यहां पर संसद की भूमिका अहम होती चलेगी, संसद के हाथ में शक्तियां आई। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में एक यहां पे एक संधि कायम की गई है, जिसके जरिए यहां पर छोटे छोटे द्वीपों के अंदर जो ये ग्रेट ब्रिटेन बसा हुआ था, यानी इंग्लैंड छोटे छोटे द्वीपों में बसता था, उसको इकट्ठा करके और इनके लिए एक्ट ऑफ यूनियन कायम किया गया और इसके अंदर स्कॉटलैंड को मिला दिया गया 1707 ईस्वी में। इसके बाद 1801 ईस्वी में आयरलैंड को जोर जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर शामिल कर दिया गया और राष्ट्रीय प्रतीक कायम किए गए, यूनियन जैक राष्ट्रीय झंडे के रूप में और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग इस नाम से। इस प्रकार ये दो प्रतीक बनते हैं। मारियान और जर्मेनिया का नाम आता है। मारियान फ्रांस का नेतृत्व करती है और ये लाल टोपी, तिरंगा और कलगी धारण करती है, जो पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक होती है या न्याय का प्रतीक होती है। टूटी हुई जंजीर जो है स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। मारियान की छवि को डाक टिकटों पर और सिक्कों पर अंकित किया गया था। महिला रूपक के रूप में इनको सार्वजनिक पार्क के अंदर इनकी मूर्तियां स्थापित की गई ताकि लोग उसको देखें, उसको समझें और राष्ट्र को सही अर्थों में जानें। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बनती हैं और इनको चित्रकारों ने ये रूप राष्ट्रीय रूपकों के रूप में इनको इस्तेमाल किया है ताकि लोगों के भावनाओं का पता चले, राष्ट्र के प्रति भावनाओं का पता चले। बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट उसे पहने हुए दिखाया गया है। बलूत जो वृक्ष है यह वीरता का प्रतीक है। इसमें वियना की संधि आती है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जो भी बदलाव हो चुके थे नेपोलियन के समय पर वो सारे बदलाव कैंसिल कर दिए गए। बूर्बो राजवंश को सत्ता दे दी गई, जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए गए, नए नए राज्य कायम हुए, प्रसा को उसकी सीमाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र उसको दिए गए हैं और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया है। 39 राज्यों का महासंघ तैयार किया गया है। इस प्रकार यह टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।